नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लाए हैं इंडियन इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। देखो जी, इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं। लेक्चर 3 तभी समझ आएगा जब आपने वो 2 लेक्चर देखे होंगे। लेक्चर 3 में आज हम स्टार्ट करेंगे भैया एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाता है एक इकोनॉमी में, या हम बोल सकते हैं मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट की क्या उपाय हैं जिनके जरिए हम इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो भैया सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है हमारा मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, देखो जी एक सिंपल सी बात है, कभी भी किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम होती है तो वही प्रॉब्लम क्या बनती है, सॉल्यूशन बनती है। इम्पॉसिबल में ही लिखा होता है भैया आई एम पॉसिबल। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसी को सॉल्व कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने जो सबसे पहली प्रॉब्लम पढ़ी थी, कॉजेस पढ़े थे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे पहला कॉज क्या है। उस कॉज में आपको यहाँ पे बताया गया था कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो काफी स्लो थी। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसको हम एक्सेलरेट कर दे तो हमारी इकोनॉमी में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो कहता है द एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के एक्सेलरेट होने से ही हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। कहता है ग्रोथ रेट्स ऑफ जीडीपी बिटवीन 8% एंड 9% आर नीडेड ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। अगले 10 सालों में हमें 8 और 9 की रफ्तार से बढ़ेंगे तभी लोगों को रोजगार दे पाएंगे। टू अचीव अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, यानी एम्प्लॉयमेंट में सुधार चाहिए तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीडीपी ग्रोथ लानी पड़ेगी 8% और 9%। तो बच्चों आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि 7 जनवरी को हमारे देश की जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो अपनी NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है हमारा, वो एक रिलीज करता है कि आने वाले हमारी जो आने वाला साल है इसमें हमारी जीडीपी की ग्रोथ क्या रहेगी। तो भैया जीडीपी की ग्रोथ हमारी 9.1% रहेगी। बट वही है कि ये कोरोना वायरस के चलते कुछ कमी हो सकती है, बट हमारा जो एस्टिमेशन है वो 9.1% जीडीपी ग्रोथ का रखा हमने। तो यही कह रहा है कि अगले 10 सालों में हमें 8 से 9% की रफ्तार करेंगे तभी हम अपने देश में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि जीडीपी ग्रोथ होने से ही रोजगार पैदा होगा। सिंपल सी बात है ये, ठीक है जी। दूसरा है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या के बढ़ने पे हमें नियंत्रण लगाना पड़ेगा। ये हमने एक कॉज पढ़ा था और उसी को ठीक करना पड़ रहा है कि भैया जनसंख्या आप इतनी पैदावार करोगे भैया तो इन सबको रोजगार देना पॉसिबल नहीं होगा। ये सिंपल सी बात सबको भी पता है। तो हमें इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ अपनी ग्रोथ पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है जी। इकोनॉमी की ग्रोथ पे नो कंट्रोल बट अपनी ग्रोथ पे कंट्रोल। समझ आती बात। तो कहता है द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी स्लो डाउन सो दैट द एडिशनल जॉब्स क्रिएटेड डू नॉट फॉल इन शॉर्ट्स, मतलब आपकी जो जॉब्स हैं वो कम ना पड़े। पॉपुलेशन उतनी रखो ना, ज्यादा नहीं करना। तो कह रहा है ऑफ न्यू एलिमेंट्स टू द लेबर मार्केट, मतलब लेबर मार्केट में आप रोज नए लेबर ला दोगे तो फिर उन सब लेबरों के लिए रोजगार कहां से लाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लियर। तीसरे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं जी, इनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। हमें स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को क्या करना चाहिए जी, इनकरेज करने की जरूरत है। कहता है द स्मॉल स्केल सेक्टर जो भी है हमारा उसको नीड टू बी इनकरेज थ्रू multiple initiatives like liberate finance, technical training, supply of raw material, infrastructure facilities and marketing of their product। मतलब जो भी चीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको हम एक तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करें, उनको टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट दें, उसके साथ साथ उनको एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करें, कंपटीशन से थोड़ा बचाएं उनको। इससे ही एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे इनकरेज कर सकती है सेटअप होने में। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की खासियत तो हम पहले ही फर्स्ट टर्म में पढ़ के आ चुके हैं कि ये लेबर इंटेंसिव होती है। यहाँ पे ज़्यादातर लेबरों से काम होता है जिससे हमारे देश में रोजगार बढ़ सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमें कुछ स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाने की ज़रूरत है। तो उन प्रोग्राम्स को मैं अगले जो हमारी टॉपिक होगा उसमें मैं एकदम डिटेल से बताऊंगा आपको कि किस किस तरह की सरकार ने अभी तक प्रोग्राम्स चलाए हैं रोजगार सृजित करने के लिए। हालांकि आप फर्स्ट टर्म में पॉवर्टी वाले चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ के आ चुके हो, बट उसके बावजूद हम एक बार दोबारा से सब चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा हमें
अब हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो कहता है पॉइंट रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड स्किल ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया कि भैया हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई भी ना तो वोकेशनल सब्जेक्ट ना ही कोई टेक्निकल सब्जेक्ट, इन सब की बिल्कुल कमी है। तो उसी में ही हमें सुधार करने की भी यहाँ पे जरूरत है। तो बच्चों ये सारे रिफॉर्म्स तो एक तरह से जनरल रिफॉर्म्स है कि हाँ भाई इसे सामान्य तौर पे हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, इससे रोजगार सृजित होगा। बट इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है अलग से, उसको भी हमें पढ़ना है। तो अगला टॉपिक हमारा वो होगा, आपको ये सारे रिफॉर्म समझ आते हैं जिन्हें हम जनरल रिफॉर्म्स के तौर पे यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे। गवर्नमेंट स्कीम सरकार ने दो तरह से स्कीम चलाई थी अपनी। कुछ स्कीम थी हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और कुछ थी हमारी वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम सॉरी। ठीक है जी, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम कौन कौन सी है हम एक एक करके पढ़ेंगे, सबका नाम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि क्या पता आपसे कौन सी स्कीम पूछ ले। तो सबसे पहली हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप खुद का बिजनेस करोगे, खुद का काम खोल सकते हो। इसके लिए सरकार आपको फाइनेंशियली हेल्प करे या आपको सीधा प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करके दे दे, सब कुछ इस स्कीम में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली स्कीम हमारी REGP फुल फॉर्म भी आ सकती है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो भैया REGP स्कीम में कहता है कि दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। यानी नाम से ही पता चल रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो किस एरिया के लिए होगी ये? रूरल एरिया के लिए। तो रूरल एरिया में आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का कुछ काम खोल सकते हो इस स्कीम के जरिए। ठीक है जी, कह रहा है इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज हमारी जो इंडस्ट्री कमीशन है ना, उसने ये रिकमेंड किया कि खादी ग्राम उद्योग के तौर पे इसको हम जानते हैं वैसे। तो इन्होंने कहा कि रूरल एरिया में अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी REGP। कह रहा है अंडर दिस प्रोग्राम वन कुड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स टू सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज। यानी आप सरकार से बैंक लोन ले सकते हो, उधार ले सकते हो, आप अपनी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो रूरल एरिया में। ठीक है जी, तो REGP हमारी पहली स्कीम है, इस स्कीम के बारे में आप समझिए। अगला सेकंड है हमारी PMRY यानी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अंडर दिस प्रोग्राम देखो जी, इस प्रोग्राम में क्या हुआ, द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम द लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखो पहली बात, ये स्कीम किसके लिए है? रूरल और अर्बन दोनों के लिए है। प्राइम मिनिस्टर दोनों जगह के लिए है। तो भैया रूरल और अर्बन दोनों जगह के लिए कौन से लोगों के लिए स्कीम है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लो इनकम फैमिली, यानी जिनकी इनकम कम है, पढ़े लिखे अच्छे बच्चे समझदार बच्चे हैं, बट उनके पास पैसा ना होने की वजह से खुद का कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो इस स्कीम के अंदर वर गिवन फाइनेंशियल हेल्प टू सेट अप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी तरह का वो अपना काम खोल सकते हैं जिससे उनको क्या मिल सकता है भैया? रोजगार मिल सकता है। तो कहता है PMRY जो हमारी अटेम्प्ट्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द 8th प्लान। जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान था 1992 से लेकर 1997 तक, उस टाइम पीरियड में 7 लाख लोगों को इसने अपने छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करी। ठीक है जी, PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है जी, कह रहा है 2003-4 तक यही स्कीम हमें 3 मिलियन पीपल्स गेट एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस स्कीम। 3 मिलियन लोगों को इसमें रोजगार मिला। तो सबसे पहली हमने पढ़ी REGP, अब हुई PMRY। अब हम बढ़ते हैं तीसरी SJSRY। SJSRY का मतलब है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो नाम से पता चल गया किसके लिए है ये योजना? शहरों के लिए। ठीक है जी, SJSRY मेनली एम्स एट सर्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो देखो जी, SJSRY जो स्कीम है आपकी, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वेज एम्प्लॉयमेंट भी देती है। किसके लिए? अर्बन एरिया के लिए, क्योंकि ये शहरी रोजगार योजना है। ठीक है जी, कह रहा है दिस प्रोग्राम सीक्स टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू इनकरेजिंग द सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स और प्रोविजंस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लगाओगे, उसके अंदर लोगों को रोजगार भी दोगे, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये क्या करेगी स्कीम? वेज एम्प्लॉयमेंट का भी काम करेगी। ठीक है जी, तो ये दोनों से रिलेटेड है, सेल्फ और वेज दोनों। ठीक है जी, इट इज अ सेंट्रली आपकी स्पॉन्सर्ड स्कीम है पूरी तरह से, जिसमें एक रेशियो बना दिया है सेंट्रल स्टेट का 75:25 का। ठीक है जी, सेंटर और स्टेट के बिटवीन में कि 75% पैसा कौन देगा? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% पैसा कौन देगा भैया? हमारी स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी स्वर्णिम जयंती शहरी रोजगार योजना। अब हमारी आती है
SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब एक शहरों के लिए चलाई तो एक किसके लिए चलानी पड़ेगी भाई, गांव के लिए चलानी पड़ेगी। तो हमारी चौथी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है SGSY, एम्स एट promoting micro enterprises and to bring the assisted poor family, स्वरोजगारी जिन्हें हम बोलते हैं कि स्वरोजगार मिले इनको, above the poverty line by organizing them into self help groups बना करके इनको ऑर्गेनाइज किया सरकार ने कि भैया आप अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या होता है सिंपल से समझो भाई कि कुछ लोग मिल करके आपस में एक ग्रुप बनाएंगे, वहां पे उस ग्रुप में वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। अब जब ये थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जमा करते हैं उस ग्रुप में तो उससे पैसा ज्यादा हो जाता है। अब जब वो पैसा ज्यादा होता है तो या तो ये यही पैसा एक दूसरे में बांटेंगे, उधार देंगे जिसको जरूरत होगी, या ये इस पैसे को आपका कोलेट्रल रख के इसके बिहाफ पे बैंक से ज्यादा पैसा ले सकते हैं। ये स्कीम सरकार ने चलाई SGSY के अंदर, ठीक है जी। तो पीपल हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम आर इनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो भैया मैं आपको खुद का एग्जांपल बताऊं तो हमारे गांव में 1980 के टाइम पे हमारे दादा लोगों ने यही स्कीम गांव में स्टार्ट करी और यही स्कीम फिर आई दिल्ली में, और आज उस स्कीम में उस टाइम पे 1 रुपया जमा करते थे वो लोग, और फिर धीरे धीरे बढ़ करके वो 10 रुपये हुए। आज हम उसमें 100 रुपये जमा करते हैं। तो हमारे हर शेयर में मतलब 60 से 70 हज़ार रुपये वहाँ पे जमा है, जिसके जितने ज़्यादा शेयर उतने ज़्यादा आप वहाँ से पैसा उधार ले सकते हो। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करते हैं, 1%। इससे सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए रोजगार देने का काम करती है कौन, हमारी सरकार। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म हमें खुद करना पड़ेगा, बट वो उस पैसे को हम कोलेट्रल के तौर पे बैंक में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी स्कीम थी हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपनी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पे। तो भैया वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में आपका सबसे पहला आता है SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मतलब पूरे गांव को रोजगार देने का काम किया गया इस स्कीम के अंदर। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट बाय अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क। मतलब सरकार जानबूझ के ऐसे काम करेगी जिसमें ज्यादा लेबर की जरूरत हो। जो काम मशीनों से हो सकता है सरकार उससे मशीनों से ना करवा कर लेबरों से करवाएगी, किस लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए। देयर बाय प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी एंड इंक्रीज न्यूट्रिशनल लेवल, मतलब उससे साथ वो आपको क्या देगी, खाने को भी देगी, एक टाइम का खाना दे देगी, आपको चाय वगैरह दे देगी, पैसे के साथ साथ खाना भी देगी। तो कहीं ना कहीं इस स्कीम के जरिए आपका पेट भी भरेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है जी। वेज वर पेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कैश और फूड के तौर पे आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलता है, पैसे आपको दोनों तरह से मिलेंगे, ठीक है जी। द स्कीम ऑफ SGRY is open to all rural poor who need wage employment and desire to manual and unskilled, मतलब वो लोगों को कोई स्किल नहीं होता उनके अंदर, लेबरी करते हैं वो, तो भाई उसके बदले उनको काम मिलता है रूरल एरियाज में। तो ये हमारी पहली वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी SGRY, क्लियर। तो इस स्कीम के बारे में आपको समझ में आ रहा है, सरकार रोजगार के साथ साथ आपको खाना भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। दूसरी स्कीम है हमारी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो कहता है ये प्रोग्राम कब जारी हुआ, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2004 with the objective of intensifying the generation of supplementary wage employment, मतलब वेज आपको वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी ये स्कीम, क्योंकि वेज से रिलेटेड है ना, यहाँ पे आपको लेबरी करवाएगी और उसके बदले में आपको खाना भी देगी, आपको पैसे भी देगी। तो 2004 में ये स्कीम लॉन्च हुई। तो ज़्यादा इसके बारे में हमें ये देखना है कि दिस प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इस स्कीम में भैया 150 जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे उनको इसमें ढूंढा गया और उस स्कीम के तहत उन सभी लोगों को जो सबसे 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे उसमें ये सभी को रोजगार प्रदान करने का काम किया इस स्कीम के अंदर, ठीक है जी। 100% सेंट्रली प्लान्ड स्कीम थी, पूरा पैसा कौन देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, क्लियर। कह रहा है दिस प्रोग्राम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको बाद में भैया मिला दिया गया किसमें, मनरेगा में। तो मनरेगा भैया आपने सुनी होगी स्कीम, तो मनरेगा जैसी स्कीम अभी भी चल रही थी हमारे देश में। मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बोला है मनरेगा कि भैया 365 दिन में से सरकार आपको 100 दिन काम देगी, बाकी 265 दिन जाओ तुम तेल लेने, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सी स्कीम थी और वो भी 100 दिन का भी काम नहीं दे पाई, तो फिर क्या करेंगे भैया, फिर कुछ नहीं करेंगे, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो कह रहा है मनरेगा एम्स एट इनहेंसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरिया बाय गारंटिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 100 दिन का काम प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के तहत, ठीक है जी।
टू अ रूरल हाउसहोल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, मतलब कोई भी अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर है तो वो यहाँ पे जाकर के काम करेगा मनरेगा में, 100 दिन का काम मिलेगा, छुट्टी पाई, ठीक है, बाकी 265 दिन तुम अपना देखो कैसे पेट भरोगे, सरकार का काम है तुम्हें 100 दिन काम देने का, ठीक है भाई। कह रहा है इसी स्कीम के अंदर कह रहा है 2013-14 नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड गॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर दिस लॉ, मतलब 2013-14 में कितने लोग 5 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिला, ठीक है। तो ये आपकी स्कीम 6 की 6 स्कीमें मैंने आपको बता दी, 4 इसमें आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, 2 इसमें आपकी वेज एम्प्लॉयमेंट है। तो भाई ये सारी स्कीमें हमारी खत्म। यहाँ पे हम ये चीज़ें समझ चुके हैं कि सरकार के द्वारा कैसे कैसे कदम उठाए गए हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने में हो या वेज एम्प्लॉयमेंट में देने में हो। इसके अलावा भी आजकल गाँव में कई सारी अलग अलग स्कीमें चल रही हैं अपने अपने रूरल एरिया में, एरिया वाइज हर किसी की नई नई स्कीम आती रहती है, फिर वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। तो बट जो हमारे सिलेबस में हमारी बुक में है ये हमें 6 स्कीमें पढ़नी है, जिसमें से 4 सेल्फ एम्प्लॉयड और 2 हमारी है वेज एम्प्लॉयड, जबकि जो हमारी स्वर्णिम जयंती शहरी रोजगार योजना है वो भी सेल्फ के साथ साथ वेज भी है, तो वो भी आपको याद रखना है। अब इसके अलावा आज की जो करंट सिचुएशन है, आज की करंट सिचुएशन कोविड की सिचुएशन, इस कोविड की सिचुएशन में हमें कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा करंट इश्यू से रिलेटेड है भैया कि कोविड की सिचुएशन में हमारे देश में बेरोजगारी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आपको करंट इश्यू से कोई क्वेश्चन बन जाता है तो कोविड से ही बनेगा भैया, कि कोविड के टाइम पे हम अपने देश में रोजगार कैसे सृजित करें, जनरेट करें भाई। तो अगर आपको भाई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू बेस्ड आंसर भी देना पड़ेगा, बुक के रटे रटाए आंसर नहीं चलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ चीजें स्टडी करनी पड़ेगी रिसर्च के बेसिस पे। तो ऐसे ही हम एक रिसर्च हमारी स्टडी आईक्यू, वहां से हमने ये डाटा लिया है आपके लिए। वैसे तो स्टडी आईक्यू भैया आईएएस लेवल के लिए प्रिपरेशन करवाता है, बट हम यहाँ पे आपके लेवल का जो उसमें जरूरी था उस सारी चीजों को आपको बता रहे हैं, तो आप अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हो इस टॉपिक के जरिए। तो कह रहा है कि देयर आर 3 प्रॉब्लम्स वी मस्ट एड्रेस। तो बेरोजगारी के दौरान हमें इन 3 चीजों को एड्रेस करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला है लेबर रेगुलेशन, यानी लेबर्स के लिए एक रूल्स रेगुलेशन बनाना। लेबर रेगुलेशन है, मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। तो सब उसमें सेकंड आता है लिविंग कंडीशन ऑफ माइग्रेट लेबर्स इन सिटीज, जो शहरों में माइग्रेट होकर लेबर आते हैं उनकी लिविंग कंडीशन से रिलेटेड आपको उनकी स्थिति को सुधारना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ आवर रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को आपको क्या करना चाहिए जी, मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रेंथन बनाना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहला हम पढ़ेंगे लेबर रेगुलेशन। लेबर रेगुलेशन कहता है मस्ट स्टार्टेड विद द क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स, इन फैक्ट्स के ऊपर आधारित है भैया। तो देखो वी हैव स्ट्रेंथन्स लेबर लॉज टू प्रोटेक्ट वर्कर बट दिस कवर्स ओनली द फॉर्मल सेक्टर। देखो जी हमने जो लेबर लॉज बना रखे हैं वो किसके लिए बना रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के लिए बना रखे हैं। और हमारे फॉर्मल सेक्टर के अंदर वैसे तो बुक में हमें डेटा बताया गया था 6%, बट ये आपके करंट डेटा के ऊपर बेस है, 2021 के डेटा के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसमें 15% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के अंदर। और फॉर्मल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये सब चीजें कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं चैप्टर में, बट उसी को ही हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आज की जो पेंडेमिक की सिचुएशन में हम बेरोजगारी जो बढ़ रही है उससे कैसे बचें। तो कहता है फॉर्मल सेक्टर में एक प्रॉब्लम है, कह रहा है दिस लेबर एरिस्टोक्रेसी हैज ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोटेक्शन, मतलब इसके अंदर लेबर एरिस्टोक्रेसी होती है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब यहाँ पे बोलता है कि भैया जितने भी लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन तो मिलता है, बट उनके लिए कई सारे यहाँ पे लॉज होते हैं जिसकी वजह से उनके पास नो फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है। तो कहता है एंड एम्प्लॉयज हैव ऑलमोस्ट नो फ्लेक्सिबिलिटी, आप कुछ अलग से नहीं कर सकते, जो आपको कंपनी बोलेगी आपको वो करना पड़ेगा। बेफालतू की कुछ भी चीज आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, पूरे आप बाउंड रहते हो कि उनके रूल्स और रेगुलेशंस पे। तो लोग पसंद नहीं करते यार किसी की बॉन्डिंग में रहना, मतलब कि कोई हमें ऊपर से पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो लोग ज्यादातर भाग रहे हैं किधर की ओर, कैजुअल वर्कर्स की तरफ या अपने सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ, ठीक है। तो एक कमी है, इसको हमें थोड़ा सुधारने की जरूरत है। कह रहा है द 85% ऑफ आवर वर्कफोर्स हु आर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड, कैसे एम्प्लॉयड हैं जी, ये इनफॉर्मल एम्प्लॉयड हैं। तो भाई इनके लिए तो कोई प्रोटेक्शन नहीं होते, नो प्रोटेक्शन।
तो जब प्रोटेक्शन नहीं है तो इनके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा हमें क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे जनरलाइजेशन करने की जरूरत है कि जो फॉर्मल सेक्टर है उनके रूल्स रेगुलेशंस को, प्रोटेक्शन को थोड़े कम करें और इनके प्रोटेक्शंस को थोड़ा बढ़ाएं, जिससे दोनों बराबर होंगे तो लोग दोनों जगह काम करने को तैयार रहेंगे। तो भाई फॉर्मल सेक्टर में कई सारे रूल्स रेगुलेशन होने की वजह से कई लोग जाना ही नहीं चाहते। अगर मेरे से आप बोलो कि आप किसी कंपनी में काम कर लो भैया, तो मेरे को आदत पड़ी हुई है इनफॉर्मल सेक्टर में अपनी मर्जी से काम करने की, बट मैं अगर किसी फॉर्मल सेक्टर में काम करूंगा तो उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, हर किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको पूरा समझ में आता है। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, लिविंग कंडीशन इन आवर सिटीज, मतलब जो भी हमारे माइग्रेंट लेबर्स आते हैं उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो स्थिति है वो कैसी होती है सिटीज में। आपने देखा होगा कि भैया कोरोना के दौरान इतने सारे मजदूर अपने गांव चले गए वापस। अब क्या हो रहा है, ये गांव से दोबारा धीरे धीरे अपने शहरों में वापस आ रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी इस टाइम पे कि जो हमारे ऐसे लेबर्स हैं जो अभी स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी बना करके रहते हैं, या छोटे छोटे, आपने धारावी एक जगह का नाम सुना होगा मुंबई में, जहां पे कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये कोरोना के केसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस धारावी में इतना कंजस्टेड एरिया बना दिया है कि वहां पे मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। तो for too long we have continued to drive by slums where some of people who clean our homes, deliver our goods and repairs our equipment lives in squalor, मतलब कि हमारे लिए वो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं वहीं से लेबर आते हैं हमारे घर में, और वो बीमारी जो वहां पे आएगी वो फिर हमारे घर आएगी कि नहीं आएगी। हाउ डू वी सेट इन फोर्स अ मैसिव प्राइवेट होम बिल्डिंग प्रोग्राम, मतलब कैसे, क्यों ना हम एक ऐसा होम बिल्डिंग प्रोग्राम चालू करें कि भैया जो भी लोग अब ये माइग्रेंट लेबर्स वापस आ रहे हैं तो ये झुग्गियों में ना रहे, इनके लिए घर बनाए जाए। अब सरकार ये कर सकती है, कैसे कर सकती है भाई, हमारी सरकार ने ये लैंड लिबरलाइजेशन नहीं कर रखा। आप देखो कि भैया जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं, हांगकांग वगैरह, न्यूयॉर्क वगैरह, टोक्यो, वहां पे आप 5 मंजिल से ऊपर घर बना सकते हो। यही चीज हमारे देश में भी हो सकता है। मुंबई में, दिल्ली में हम 4 मंजिल से ऊपर मकान नहीं बना सकते भाई। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट लाई थी गुजरात, 70 मंजिल वाला मकान बनाने का उन्होंने बनाया, तो वहां पे अपने लेबरों के लिए वो एक एक घर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब 70 मंजिल वाला घर अगर बन जाएगा तो उसमें 70 परिवारों को रहने के लिए जगह मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, जो स्लम बना हुआ था आपका वो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कह रहा है इट प्रोबेबली नीड्स मच मोर लिबरल लैंड यूज रेगुलेशन, मतलब हमें लैंड रेगुलेशन करने की जरूरत है कि आप एक प्लॉट पे, स्पेसिफिक एक प्लॉट पे अपनी लैंड की जो घर की जो हाइट है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो न्यूयॉर्क, हांगकांग इसमें एग्जांपल बता रहा है। इफ 5 times as many people can live in the same area it would drastically reduce rents फॉर क्वालिटी हाउसिंग इन आवर सिटीज, मतलब अगर एक ही जगह पे, अब एक प्लॉट पे अब 70 लोग रहेंगे तो भाई जगह कम होगी कि नहीं होगी यूज, तो ये एक फायदा है। ठीक है जी। ये सेकंड पॉइंट है कि अपने लोगों के लिए हमें रहने की स्थिति को मजबूत करना चाहिए। ये आप अपना पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो आंसर में, जिससे रोजगार सृजित किया जा सकता है, यानी रोजगार जनरेट किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग द रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। तो देखो रिवर्स माइग्रेशन इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट इन स्प्रेडिंग द ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट हमें करना चाहिए कब, जब ये लोग वापस आ रहे हैं तो इनको वापस आने से रोका जा सकता है। हमें 3 तरह से यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चला करके अप्रोच करके हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। तो कहता है फर्स्ट एंड द इजीएस्ट वे टू ग्रो फार्मर इनकम्स इज बाय हैविंग देम ग्रो मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स, मतलब आप ऐसी प्रोडक्ट्स उगाओ अपने गांव में, उनको बोलो कि यहाँ मत आओ भाई, यहाँ के कोई फायदा नहीं है, भीड़ बढ़ा रहे हो, तुम गांव में रहो, गांव में ऐसे क्रॉप्स उगाओ। क्यों, अभी तक तुम गेहूं चावल उगा रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती भाई, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और वो भी जब मिलता है जब सरकार आपको सब्सिडी देती है, कई सारी चीजें प्रोवाइड करके, तब आपकी थोड़ी सी धान गेहूं की जो कीमत है वो बढ़ पाती है। बट अगर आप उसकी जगह कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स उगाओ, हॉर्टिकल्चर में मूव करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्पाइसेस, इन सब चीजों को ग्रो करो, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो कहता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, एंड एक्सपोर्ट मस्ट बी कंसिस्टेंटली इनकरेज एंड नॉट स्विच ऑन एंड ऑफ एज डोमेस्टिक प्राइस चेंज, मतलब उसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तो भाई आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इजीली मार्केट में
एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और अपने देश में भी अगर आप बेचना चाहो तो वहाँ पे भी बिक जाएगा और उसकी प्राइस उन प्राइजेस से कहीं ज़्यादा होती है जो गेहूं चावल की प्राइजेस होती है। ठीक है जी। तो कहता है ऑल्सो द कल्टिवेशन ऑफ पाम प्लांटेशन, पाम प्लांटेशन पे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में अभी बीच में ही आपने देखा होगा तेल के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, 120-30 रुपए वाला तेल 170 रुपए पहुंच गया। तो ये कीमत बढ़ी क्यों? क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर पाम है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, हम इंडोनेशिया और कई सारे अलग कंट्रीज से इसको मंगाते हैं। तो इन कंट्रीज से ना मंगाने की जगह हम क्या करें, अपने देश में अपने पाम का एक तरह से ग्रो करें, प्लांटेशन करें, जिससे कि हमारी जो नीड्स है वो यहीं पे पूरी हो जाए। तो इस सरकार ने इसके लिए एक स्कीम भी चलाई है। तो आप अपने एरिया में अगर आपके पास लैंड है तो आप वहाँ पे पाम कल्टीवेशन कर सकते हो। तो इससे भी एक तरह से हम अपने लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सेकंड, वी नीड टू इनकरेज एग्रो प्रोसेसिंग नियर द सोर्सेज, मतलब जो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे हम प्रोसेसिंग यूनिट भी सेटअप करें। प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने से क्या होगा कि भैया अब रॉ मटेरियल मैं गांव में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको प्रोसेस करने के लिए शहर में ला रहा हूँ, तो भैया ये बहुत कॉस्ट भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा हम क्या करें कि वहीं पास में ही उसके एक प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करें, एक छोटी इंडस्ट्री सेटअप करें, जिससे लोगों को वहां पे भी आपको रोजगार मिले। तो रोजगार जनरेट करने के अलग अलग आपको मैं सोर्सेज बता रहा हूं। तो इसमें हम एक और तरीका अपना सकते हैं। थर्ड, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन मैसिवली इन रूरल कनेक्टिविटी, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है। घर से घर तक आपको जो रोड की कनेक्टिविटी है वो रूरल एरिया में देनी चाहिए। आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा देना चाहिए, जिससे कि लोग एक दूसरे से जुड़ सके, कोई भी अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्री तक बेच सके। तो ये कनेक्टिविटी बन सकती है डिजिटल कनेक्टिविटी की मदद से। तो आपको डिजिटल आज के टाइम पे यूज करना चाहिए, तो जिससे कहीं ना कहीं हमारे रूरल एरियाज में रोजगार पहुंच सकेगा और हमें अपना काम करना चाहिए भैया। और ये इससे क्या होगा, शहरों में जो ये भीड़ है ये कम हो पाएगी। ये बीमारियां जो सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ मुंबई में, धारावी में क्यों केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई में उसी एरिया से सबसे ज़्यादा केस निकलते हैं, क्योंकि वो स्लम एरिया है बहुत ज़्यादा, सारे लोग वहीं पे जाकर के बस जाते हैं और वही दूसरों के घर में काम करने जाते हैं। तो बीमारी भी फैलेगी और एक तरह से बेरोजगारी तो हम वहाँ पे देखते ही हैं स्लम्स एरिया में। ठीक है जी। तो ये अगर आप अपने क्वेश्चन के आंसर में ऐसा करके कुछ लिखोगे तो आपका आंसर अट्रैक्टिव बनेगा, इंप्रेसिव बनेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स ईजिली मिल सकते हैं। करंट क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन बनना आसान सी बात है भैया। तो यहाँ तक के लिए हमारा ये हो गया भैया चैप्टर फिनिश। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर चैप्टर समझ में आया है तो भैया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिए दोस्तों से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय।